लंबे समय तक इन अनसुलझे मामलों के पीड़ितों ने सोचा क्या उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन हर मामले में पुलिस ने मिली सूचनाओं की जांच करना और नवीनतम तकनीक का उपयोग करना जारी रखा ताकि आखिरकार अपराधों को सुलझाया जा सके। नंबर 20। ज्वेलरी स्टोर की बड़ी चोरी के 6 साल बाद पुलिस ने 2 पहले की चोरी की घटनाओं से मिले सबूतों का इस्तेमाल करके इस पुराने अनसुलझे मामले को सुलझा लिया। यह बड़ी चोरी 27 फरवरी 2010 को शेपर्टन के थॉमस ज्वेलर्स में हुई थी। रात में किसी ने विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के स्टोर में छत के रास्ते घुस गया था। चोर को स्टोर के अंदर उतारने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल किया गया था और बाद में भागने के लिए भी उसी रस्सी का सहारा लिया गया। स्टोर के मालिक सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि $1,92,000 से ज्यादा की ज्वेलरी गायब थी। वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था और पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में थी। कुछ समय के लिए ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 में इस मामले में पहली बड़ी सफलता मिली। अज्ञात कारणों से पुलिस ने इस अपराध को 5 साल पहले हुई 2 अन्य डकैतियों से जोड़ा। मार्च 2005 में एक चोर शेपर्टन में एक कार्यस्थल में घुस गया। लगभग $600 की नकदी और औजार चोरी हो गए। डकैती के दौरान चोर ने एक वेंडिंग मशीन तोड़ दी और अपने लिए कोका कोला की एक कैन भी ले ली। पे पीकर उसने कैन छोड़ दी और पैसे लेकर भाग गया। अगले महीने एक और चोरी हुई, इस बार एक हार्डवेयर स्टोर में। इस बार चोर ने बाड़ पर खुद को खरोच कर डीएनए सबूत छोड़ दिया। डीएनए जांच से दोनों मामले जुड़े साबित हुए। 2014 में पुलिस ने ज्वेलरी स्टोर की डकैती को अन्य मामलों से जोड़ा। हालांकि यह कड़ी तुरंत मामला हल नहीं कर पाई। डीएनए का मिलान डाटाबेस में किसी भी चीज से नहीं हुआ। पुलिस को उम्मीद थी अपराधी फिर वारदात करेगा और पकड़ा जाएगा। 2016 में पुलिस को पता चला कि ऐसा पहले ही हो चुका है। लगभग उसी समय जब इन तीनों मामलों को जोड़ा गया था, 30 वर्षीय एलेक्स विलियम लेकॉक को एक हथियारबंद बैंक डकैती के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। अपनी सजा के हिस्से के रूप में उसने डीएनए सैंपल जमा किया। सैंपल जमा करने में समय लगा, लेकिन 2016 तक पुलिस ने उसे उन 3 अनसुलझे मामलों से जोड़ दिया था। इस समय तक लेकॉक जेल से रिहा होकर अपनी जिंदगी बदल चुका था। अपनी नशीले पदार्थों की लत पूरी करने के लिए उसने डकैतियां की थी, लेकिन अब वह इससे मुक्त हो गया है। उसने डकैतियों की बात कबूल कर ली और उसे जेल की ऐसी सजा जिसका एक हिस्सा निलंबित था सुनाई गई। नंबर 19। 1985 में पॉल एकमैन की जान लेने वाला हमला लगभग उतने ही समय तक अनसुलझा रहा जितने समय तक वो फूल वाला जिंदा रहा था। 35 साल बाद जब उसकी लाश एक सुनसान टर्नपाइक पर मिली थी, अपराध स्थल पर मिले डीएनए सबूतों ने आखिरकार ये खुलासा कर दिया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। अपराध के समय पॉल 35 साल का फूल वाला और महिला का रूप धरकर प्रस्तुति देने वाला था जो ओक्लाहोमा सिटी में रहता था। एक दोस्त के अनुसार वह समलैंगिक था और कभी कभी विश्राम स्थलों पर पुरुषों से मिलता था। वह समय समय पर सड़क पर सवारी मांगने वालों को भी उठा लेता था। ऐसा लग रहा था कि इनमें से किसी एक संयोग से हुई मुलाकात ने भयानक अंजाम दिया जब 18 सितंबर 1985 को पॉल का शव मिला। पॉल टुल्सा के एक क्लब से लौट रहे थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। उनका शव टर्नपाइक रेस्ट स्टॉप के पास फेंका गया था। उनके शरीर पर किसी धारदार हथियार से किए गए कई घाव थे। जांच कर रही पुलिस को पॉल के शव के पास सिगरेट के टुकड़े मिले। उनकी कार पास में मिली और दरवाजे के हैंडल पर उंगलियों का छिपा हुआ निशान मिला। चूंकि कोई संदिग्ध नहीं था और सबूतों से कोई मेल नहीं मिला, इसलिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पॉल का परिवार सालों तक जवाब पाने की कोशिश करता रहा। उसका ठंडा पड़ा मामला उन 52 मामलों में था जिन्हें जेलों में बांटे गए ताश के पत्तों पर दिखाया गया ताकि कोई कैदी पहचान सके और जवाब दे सके। आखिरकार पता चला कि एक जेल का कैदी ऐसा था जिसके पास इस मामले को सुलझाने की जानकारी थी, लेकिन वह अपनी मर्जी से आगे नहीं आया। 2020 में जब जासूस इस ठंडे मामले की समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने कोडिस यानी एफबीआई की संयुक्त डीएनए सूचकांक प्रणाली को खंगाला और एक मेल मिल गया। 4 साल पहले 2016 में अर्ल वेस्ली विल्सन नाम के एक व्यक्ति को एक अलग अपराध के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उससे डीएनए और फिंगरप्रिंट लिए गए थे।
दोनों अपराध स्थल के सबूतों से मेल खाते थे। जब पूछताछ की गई तो विल्सन ने दावा किया कि उसने कभी पॉल से मुलाकात नहीं की थी और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उसकी उंगलियों के निशान पॉल की कार के दरवाजे पर क्यों थे। आखिरकार सच सामने आया। विल्सन की पूर्व पत्नी ने जांचकर्ताओं को बताया कि अपराध के दिन उसने उसे पेट्रोल पंप से उठाया था। उसने पहले एक रेस्ट स्टॉप के पास स्थित मैकडॉनल्ड से फोन किया था और कहा था कि वो आकर उसे वहां से ले जाए। जब वह पहुंची, विल्सन नहीं था। बाद में उसने पेट्रोल पंप से फोन किया। उसने कहा कि उसे लिफ्ट मिली थी, पर ड्राइवर की हरकत विल्सन को पसंद नहीं आई, तो विल्सन ने हमला कर दिया। उसने माना कि उसे नहीं पता वह आदमी जिंदा है या नहीं। विल्सन ने स्वीकार किया कि उसने पॉल की हत्या की और उसे 20 साल जेल हुई। नंबर 18। 3 मार्च 2003 को दोपहर 1:35 बजे लेफ्टिनेंट जेफ ग्रीन ने वतोगा, टेक्सास में एक नियमित ट्रैफिक जांच के लिए गाड़ी रोकने की कोशिश की, जैसा कि उन्हें लगा था। वह अपराधी एक बैंक लुटेरा था जो चोरी के बाद भागने की कोशिश कर रहा था और गाड़ी रोकने की इस कार्रवाई में पुलिस अधिकारी की जान लगभग चली जाती है। लेफ्टिनेंट ग्रीन से मिलने के 15 मिनट पहले वह आदमी पास के बैंक 1 में डकैती कर रहा था। संदिग्ध व्यक्ति फूस की कॉउबॉय टोपी और नकली मूंछ पहनकर आया। उसने कैशियर से कहा कि उसके पास हथियार है और पैसे की मांग की। कैशियर ने उसे अज्ञात राशि दी और अपराधी बिना हथियार इस्तेमाल किए चला गया। वह अपराध स्थल से लाल जीप रैंगलर में भागा। दोपहर 1:35 पर लेफ्टिनेंट ग्रीन ने जीप को अपने सामने तेजी से जाते और खतरनाक मोड़ लेते देखा। उन्होंने मोटरसाइकिल से कार का पीछा कर आदमी को रोकने की कोशिश की। इसके बजाय जीप सड़क से उतरकर यू टर्न लेकर पुलिस अधिकारी की ओर बढ़ी। अपराधी ने लेफ्टिनेंट ग्रीन को टखने में गोली मार दी। पुलिस अधिकारी ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन लगता है कि गोली सिर्फ जीप को ही लगी। लेफ्टिनेंट ग्रीन ठीक हो गए, लेकिन अपराधी भाग निकला। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश की और पता चला कि वो कई बैंक डकैतियों के लिए जिम्मेदार था। वह अक्सर नकली दाढ़ी मूंछ और कभी कभी ईयरपीस पहनता था, लेकिन उसका किसी और से संबंध नहीं था। कुछ अपराध स्थलों पर अपराधी ने डीएनए सबूत छोड़े थे, लेकिन उससे कोई मेल नहीं मिला। जानकारी के लिए कई बार अपील की गई और डकैती की एक घटना की सीसीटीवी फुटेज से एक तस्वीर जारी की गई। पुलिस को कई सुझाव भेजे गए, लेकिन उनमें से कोई भी अब लंबे समय से अनसुलझे पड़े मामले को सुलझाने में मदद नहीं कर सका। 2021 में पुलिस ने अपराध सुलझाने के लिए आनुवंशिक वंशावली पद्धति अपनाई। इस टूल का इस्तेमाल करके वे मार्क एलन लॉन्ग को एक संदिग्ध के रूप में पहचानने में सक्षम हुए। उस समय लॉन्ग ओक्लाहोमा में रह रहे थे और अधिकारी डीएनए मैच की पुष्टि करने के लिए उस राज्य में गए। रेस्टोरेंट में लॉन्ग को खाते देख अधिकारियों ने उनकी फेंकी चीजें लेकर टेस्ट किए। लॉन्ग के मेल खाने की पुष्टि हुई और लेफ्टिनेंट ग्रीन ने पहचान परेड में उनकी पहचान की। लॉन्ग की गिरफ्तारी से पहले ही अप्रैल 2022 में उनका निधन हो गया, लेकिन यह लंबे समय से अनसुलझा मामला सुलझ गया। नंबर 17। लीसा होल्स्टेड को आखिरी बार 12 अगस्त 1986 की सुबह के शुरुआती घंटों में जीवित देखा गया था। वह और उनके बॉयफ्रेंड जॉन सॉट एक पारिवारिक समारोह से घर लौट रहे थे जब उनका झगड़ा हो गया और लिसा कार से उतर गई। कुछ घंटे बाद उनका शव मिला। इस मामले को सुलझने में और 36 साल लग गए। तब जॉन और लीसा साथ में ग्रीन बे, विस्कॉन्सिन में रहते थे। लीसा 5 साल के बेटे जेरमी की मां थी, जो उस रात परिवार के साथ था। इस युवा जोड़े को घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। करीब 2:30 बजे रात का समय था जब लीसा बहस के दौरान जॉन की कार से बाहर निकल गई। वे अपार्टमेंट से 1 मील दूर थे, फिर भी लीसा पैदल जाने को तैयार थीं। लीसा घर नहीं आई, अगली सुबह भी लापता रहीं, तो जॉन ने उनकी मां को फोन किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ घंटों बाद मजदूरों ने लीसा का शव एक दलदली इलाके में पाया, जो आज किन कैनियन नेचर पार्क है। उसके शव के पास टायर के निशान थे और बाद में पता चला कि उसकी अपनी ब्लाउज का इस्तेमाल उसकी जान लेने के लिए किया गया था।
जॉन शुरू में जांच में एक संदिग्ध था। उनका अलग होना संदिग्ध था। जॉन ने हमेशा अपनी संलिप्तता से इनकार किया और कभी कोई सबूत नहीं मिला कि उसने लिसा की जान ली थी। फिर भी वह पुलिस के शक के दायरे में बना रहा। लिसा के शरीर से डीएनए मिला था, लेकिन उस समय उसके साथ ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। लिसा का मामला जल्दी ठंडे बस्ते में चला गया। लिसा के गुजरने के बाद यह मामला क्राइम स्टॉपर्स जैसे शोज में आया और पुलिस को कुछ नई जानकारियां मिली, लेकिन वे बेकार रहीं। सालों तक ग्रीन बे पुलिस लिसा को न्याय दिलाने के लिए मामले की समीक्षा करती रही। लोगों से दोबारा पूछताछ की गई और सबूतों की फिर से जांच की गई, लेकिन 2018 तक ऐसी तकनीक नहीं आई थी जिससे पुलिस आखिरकार इस मामले को सुलझा सके। अपराध स्थल से मिला डीएनए आनुवंशिक वंशावली परीक्षण के फॉर भेजा गया। संदिग्ध की प्रोफाइल बनाई गई और परिवार का वंश वृक्ष सामने आया। लू ग्रिफिन एक संभावित संदिग्ध के तौर पर सामने आया। ग्रिफिन लिसा के निधन से 1 महीने पहले ग्रीन बे इलाके में आया था और वह एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। उसका हिंसा का इतिहास था, खासकर महिलाओं के प्रति। जांचकर्ताओं ने ग्रिफिन का पीछा कर उसका फेंका बियर कैन और सिगरेट का टुकड़ा इकट्ठा किया। दोनों का डीएनए अपराध स्थल के डीएनए से मेल खाता था। जब उनसे पहली बार पूछताछ की गई तो ग्रिफिन ने लिसा के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। जब उसे डीएनए साक्ष्य दिखाए गए तो उसने स्वीकार किया कि हो सकता है उसने उस रात लिसा से मुलाकात की हो जिस रात उसकी मौत हुई थी, लेकिन वह उस रात शराब पी रहा था और अवैध पदार्थों का सेवन कर रहा था। ग्रिफिन को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चला, लेकिन जनवरी 2023 में उसने लिसा की जान लापरवाही से लेने का दोष कबूल कर लिया। नंबर 16। जब 49 वर्षीय रे जो क्लार्क की फरवरी 1981 में जान ले ली गई तो ये वॉशिंगटन काउंटी शेरिफ कार्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण मामला था। इसका कारण था कि उनके अपने लेफ्टिनेंट जो 14 साल से पुलिस में थे, 2016 में इस लंबे समय से अनसुलझे मामले का जिम्मेदार व्यक्ति आखिरकार दोषी ठहराया गया, जो एक नियमों का पालन करने वाले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें शेरिफ के ऑफिस में लगभग सभी लोग पसंद करते थे। अपराध के समय वह मैरिएटा, ओहायो में अवैध पदार्थ बेचने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। 7 फरवरी 1981 को उन्होंने इलाके की सफाई अभियान पर मीडिया को इंटरव्यू दिया और फिर पत्नी पैट्रिशिया के साथ दिन बिताया। उस शाम दोनों बास्केटबॉल मैच देख रहे थे जब जो उठकर कुछ स्नैक्स लेने गए। रसोई में जाते ही पीछे की खिड़की से गोली चली और जो को लगी वे उस घाव से मर गए। पुलिस ने तुरंत अपराधी की तलाश शुरू की। माना जाता था कि अवैध पदार्थों से जुड़े अपराधों के खिलाफ काम करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। उस रात एक छोटे डीलर को भी मार दिया गया था। पुलिस ने उन समुदाय के सदस्यों से पूछताछ की जो ऐसे अपराधों में शामिल थे। वे डीलर के हत्यारे को ढूंढ पाए, लेकिन जो के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अधिकांश लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि वह कौन था। अपराध स्थल पर गोली के खोखे और जो के पिछवाड़े में जूतों के निशान मिले। गवाहों ने बताया कि जो के घर के पास संदिग्ध कार दिखी थी। वह एक नीली फोर्ड पिंटो थी जो बाहर इंजन चालू रखे खड़ी देखी गई थी। किसी ने ड्राइवर को ठीक से नहीं देखा था। पुलिस की मेहनत के बावजूद मामला ठंडा पड़ गया। 2012 में शेरिफ कार्यालय ने कोल्ड केस यूनिट बनाकर जो का मामला दोबारा जांचा। वे यह पता लगाने में सक्षम हुए कि अपराध में किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया था, जो पुलिस अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के लिए मानक हथियार था। फिर एक सूचना आई जिसने मामले को सुलझाने में मदद की। अपराध से कुछ साल पहले जो ने सहकर्मी डिप्टी मिचेल रूबल के खिलाफ जांच की थी, जिन्होंने एक चोरी के संदिग्ध से कबूलनामा लेने के लिए हमला किया था। रूबल को पुलिस बल से बर्खास्त कर दिया गया था और वह खास तौर पर जो से नाराज था। रूबल के पास उस अपराध की रात का अलिबी था। वह अपने दोस्त बॉब स्मिथबर्गर के साथ था। स्मिथबर्गर ने पहले अलिबी दिया, लेकिन इम्यूनिटी मिलने पर माना कि वह रूबल को जो के घर लाया और बाहर इंतजार किया। तभी रूबल ने जो की हत्या की। हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया था।
रूबल ने मानने से इनकार किया, लेकिन 2 मुकदमों के बाद दोषी पाया गया और उम्र भर जेल में रहा। नंबर 15। 22 जनवरी 1991 को कैलिफोर्निया के थर्मल शहर में एक पहाड़ी के नीचे इंसानी अवशेष आंशिक रूप से खुले पड़े थे। कठोर रेगिस्तानी मौसम ने अवशेषों की पहचान करना बेहद मुश्किल बना दिया था और लापता व्यक्ति के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। रिवरसाइड काउंटी शेरिफ विभाग की पूरी जांच के बावजूद वे बस इतना ही पता कर सके कि यह एक महिला का शव था और यहीं से यह अजीब मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लगभग उसी समय कैथरीन कॉफी के रिश्तेदार अपने लापता प्रियजन को लेकर चिंता करने लगे थे। कैथरीन बॉल्डविन पार्क कैलिफोर्निया की थी और उन्होंने क्लेयरमोंट के स्क्रिप्स कॉलेज से स्नातक किया, जो लॉस एंजलिस के पश्चिम में स्थित एक छोटा लिबरल आर्ट्स कॉलेज है। कैथरीन को आखिरी बार 1989 के अंत या 1990 की शुरुआत में इंडियो में देखा गया था। हालांकि वह स्वतंत्र थी, पर रहस्यमय ढंग से गायब होना उनकी आदत नहीं थी। हालांकि उन्हें आने वाले कई सालों तक कैथरीन के अप्रत्याशित अंत के बारे में पता नहीं चल पाया। 2022 की शुरुआत में रिवरसाइड जिला अटॉर्नी कार्यालय ने ओथराम एक जेनेटिक टेस्टिंग लैब के साथ साझेदारी की ताकि कोचेला वैली में अज्ञात जेन डो से जुड़े अनसुलझे पुराने मामले के बारे में और जानकारी मिल सके। डीएनए डाटाबेस का उपयोग करते हुए रिवरसाइड की कोल्ड केस टीम एक संभावित मेल का पता लगाने में सक्षम रही, कैथरीन कॉफी की बहन। आगे की जांच के बाद वे आखिरकार यह पुष्टि करने में सफल रहे कि कैथरीन कॉफी ही वास्तव में लापता जेन डो थी। हालांकि कोचेला वैली जेन डो की पहेली सुलझ गई है, लेकिन कैथरीन कॉफी के साथ क्या हुआ, यह रहस्य अब भी बना हुआ है। जांचकर्ताओं का मानना है कि उनके मामले में किसी आपराधिक कृत्य की आशंका हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कैथरीन के बारे में कोई जानकारी हो या जिसने जनवरी 1991 के अंत में थर्मल कैलिफोर्निया में कुछ संदिग्ध देखा हो, उससे अनुरोध किया जाता है कि वह रिवरसाइड काउंटी रीजनल कोल्ड केस होमिसाइड टीम से 951-955-2777 पर संपर्क करें। नंबर 14। 2016 से शुरू होकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर टॉम प्राइस के निवासी अनजाने में एक डरावने रहस्य का हिस्सा बन गए थे। 2.5 साल की अवधि में पुलिस और उस छोटे समुदाय को 16 डरावनी लेकिन सच्ची कहानियां मिली, जिनमें एक अपराधी लोगों के घरों की खिड़कियों या आंगनों में झांककर उन पर नजर रखता था। महिलाओं ने बताया उनके पति या साथी घर न होने पर घुसपैठिया आता था। ऐसा लगा कि अकेली महिलाओं को बार बार होने वाली घटनाओं के लिए खास तौर पर निशाना बनाया गया था। ऐसा लगता था कि वह आदमी किसी तरह हमेशा जान जाता था कि वे कब घर पर अकेली है। कई निवासियों ने महंगे सीसीटीवी और सुरक्षा कैमरे लगाने की बात की। सालों तक ये घटनाएं चलती रही और आखिरकार सबूतों की कमी के कारण इन्हें एक कोल्ड केस के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, क्योंकि अपराधी को पकड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। 2018 के गर्मियों में उस व्यक्ति को एक महिला ने पहचान लिया जिसे वह निशाना बना रहा था। इस घटना और पहले निशाना बनाई गई महिलाओं की गवाही के आधार पर पुलिस ने इलाके के पूर्व निवासी डेमन ब्रूस गिलेस्पी पर ध्यान केंद्रित किया। सच्ची अपराध रिपोर्टों के मुताबिक 47 वर्षीय व्यक्ति महिलाओं की दिनचर्या जानकर उन्हें अकेले में निशाना बनाता था। पूरा शहर मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में लगा था। अपने अपराधों के लिए डीमन को 1 साल की कड़ी निगरानी और काउंसलिंग के साथ निलंबित सजा सुनाई गई थी। नंबर 13। नवंबर 2021 में संघीय एजेंटों ने ब्रुकलिन में क्वाशोन बर्टन को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा। हालांकि आपराधिक संदिग्ध कहीं नहीं मिला और लगभग 1 साल तक वह जांचकर्ताओं को चकमा देता रहा। उस पर आरोप है कि उसने करीब $1.5 लाख की महामारी राहत राशि चुराई, जो लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए थी। क्वाशोन ने कथित तौर पर कम से कम 4 लोगों की पहचान चुराकर ये पैसा धोखाधड़ी से लिया और कानून से बचते हुए ऐशो आराम में खर्च किया। एक डाक जांचकर्ता परिवार के साथ एनिमल किंगडम गया, जहां उसने खुलेआम घूमते अपराधी भगोड़े को देखा।
उसने उस आदमी को आसानी से पहचान लिया क्योंकि उसकी गर्दन पर एक अनोखा टैटू था। उस आदमी ने ऑरेंज काउंटी फ्लोरिडा शेरिफ कार्यालय को बताया कि पार्क में एक संघीय भगोड़ा है। करीब 1 घंटे बाद क्वाशॉन को कानून प्रवर्तन एजेंटों ने 2 परिवार के सदस्यों के साथ बस स्टॉप पर पकड़ लिया। उस पर आरोप है कि उसने 1 साल से चोरी की पहचान का इस्तेमाल किया और फिंगरप्रिंट मिलान से पहचान की पुष्टि होने पर भी यह मानने से इनकार किया कि वह कौन है। उस पर गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप लगा और अक्टूबर 2022 में उसे संघीय हिरासत में भेजा गया, जहां वो अभी भी मुकदमे का इंतजार कर रही है। नंबर 12। 22 जनवरी 1980 को एवलिन मैरी फिशर बामफोर्थ अपने घर पर अकेली थी और हाल ही में हुए घुटने की चोट से उबर रही थी। 32 वर्षीय एवलिन मिरामार फ्लोरिडा में अपने पति जॉन के साथ एक मोबाइल होम में रहती थी। उनकी जिंदगी तब खत्म हुई जब एक घुसपैठिया खिड़की से घर में आया और उसी खिड़की से भाग गया। हमलावर की पहचान दशकों तक एक डरावना अनसुलझा रहस्य बनी रही। आज तक यह मिरामार के जासूसों द्वारा सुलझाए गए लंबे समय तक अनसुलझे रहे मामलों में सबसे पुराना मामला है। दिसंबर 2022 में जारी अप्रत्याशित अंत में 43 साल बाद पता चला कि एवेलिन पर हमला करने वाला उसका पड़ोसी रोनाल्ड ई रिचर्ड्स था, जो सिर्फ 12 घर दूर रहता था। हमले के समय रोनाल्ड अपनी गर्लफ्रेंड पर 1975 में हमला करने की कोशिश के बाद जमानत पर बाहर था। अपराध के कुछ ही महीनों बाद उसे इस रहस्यमय अनसुलझे मामले में एक आपराधिक संदिग्ध के रूप में पहचाना गया था, लेकिन उसकी संलिप्तता को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए कभी भी पर्याप्त सबूत नहीं मिले। हालांकि डीएनए फॉरेंसिक में बड़ी प्रगति के चलते जांचकर्ता 2022 में आखिरकार रोनाल्ड की दोषिता साबित करने और इस रहस्य को सुलझाने में सफल रहे। एवलिन की मृत्यु के तुरंत बाद रोनाल्ड ने फ्लोरिडा के वोलूसिया काउंटी में फिर हमला किया। वह अभी जेल में है। पुलिस को लगता है उसके और अपराध भी सामने आ सकते हैं, इसलिए वे नए सबूतों के लिए जांच जारी रखे हैं। नंबर 11। जब कारा रॉबिन्सन 15 साल की थी, वह अपनी दोस्त के घर के सामने के आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। तभी उसने खुद को एक बंदूक की नली के सामने पाया और उसे एक आदमी की कार में जबरदस्ती बैठा दिया गया। अगले 18 घंटों तक जब उसके अपने लोग उसकी गैर मौजूदगी के डरावने रहस्य से जूझ रहे थे, कारा को एक ऐसे इंसान ने बंधक बनाकर रखा था जो सिर्फ डरावना इंसान नहीं था, वो एक सीरियल किलर था। 24 जून 2002 को कारा अपनी सबसे अच्छी दोस्त हीदर के घर गई थी। जब वह आंगन में थी, एक आदमी गहरे हरे पॉन्टियक ट्रांसएम से ड्राइववे में आया। उसका नाम रिचर्ड एवोनिट्स था। वह अधेड़ उम्र का आदमी था, हाथ में बाइंडर था। कारा ने उसे सामान्य बताया और जब वह पास आया तो उसे चिंता नहीं हुई। उसने बताया कि वह पड़ोस में मैगजीन बांट रहा है और पूछा क्या उसके माता पिता घर हैं। उसने बताया कि यह उसका घर नहीं और हीदर के माता पिता भी घर पर नहीं थे। तभी रिचर्ड ने हमला कर दिया। वह ऐसे आगे बढ़ा जैसे हीदर को मैगजीन देगा, लेकिन उसने हथियार निकालकर उसे आदेश दिया कि कार की पिछली सीट पर रखे प्लास्टिक कंटेनर में जाए। कुछ देर बाद रिचर्ड ने कार रोकी, कारा को हथकड़ी लगा दी और उसका मुंह ढक दिया। इसके बाद वह उसे अपने अपार्टमेंट ले गया, जो अपराध स्थल के सबूतों से भरा हुआ था। एक अजीब लेकिन सच्ची डरावनी कहानी में भागने के लिए दृढ़ कारा ने चिट्ठी पढ़कर रिचर्ड का नाम जाना। तेजी से सोचते हुए उसने उसकी शक्ल और फ्रिज पर लगे मैग्नेट से डॉक्टर व डेंटिस्ट के नाम भी याद कर लिए। कारा ने सोचा कि रिचर्ड का भरोसा जीतकर ही उसे बहला और भागने का मौका मिल सकता है। घंटों हमले के दौरान भी कारा अपहरणकर्ता से बात कर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत जानकारी जुटाती रही ताकि पुलिस को सच्ची कहानी विस्तार से बता सके। रिचर्ड थकने पर उसने कारा को अपने पास वाले बिस्तर के फ्रेम से हथकड़ी लगा दी। सुबह के शुरुआती घंटों में जब रिचर्ड सो रहा था, कारा ने साहसिक तरीके से भागने की कोशिश की। उसने चुपचाप अपनी हथकड़ी खोल ली और दरवाज़ा खोलकर जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेजी से इमारत से बाहर भाग गई।
कारा पार्किंग में भागकर एक कार के अंदर बैठे लोगों को बताया कि उसका अपहरण हुआ था। वे उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसने रिचर्ड नामक सीरियल किलर की सारी जानकारी पुलिस को दी। जांचकर्ताओं ने जब उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा, तब तक वह सीरियल किलर भाग चुका था और अब भी फरार था। एक बंद ट्रंक में रिचर्ड ने 5 सालों में अप्रत्याशित अंत वाली युवतियों की अखबार कतरने संभाल रखी थी। 3 लड़कियों सोफिया सिल्वा, केटी लिस्क और क्रिस्टन लिस्क पर हाथ से लिखे नोट्स भी थे। रिचर्ड जल्दी ही इन अनसुलझे मामलों में मुख्य संदिग्ध बन गया। जांचकर्ताओं ने उसका पता सारासोटा, फ्लोरिडा तक लगा लिया, जहां वो अपनी बहन से मिलने वाला था। राजमार्ग पर तेज रफ्तार पीछा करने के बाद पुलिस ने रिचर्ड को घेर लिया और उसने न्याय का सामना करने के बजाय अपनी जान ले ली। हालांकि कारा की बहादुरी से भागने और उसकी तेज सोच ने न केवल उसे खुद को बचाया, बल्कि सोफिया, केटी और क्रिस्टन के परिवारों को सुकून भी दिलाया, जिससे 3 ठंडे मामलों की फाइलें प्रभावी रूप से सुलझ गईं। आज कारा एक वक्ता और कानून प्रवर्तन एजेंसी की जांच करता है। उसकी व्यक्तिगत वेबसाइट के अनुसार कारा मानती है कि वह बच पाई और यह काला इतिहास अपने साथ लेकर चलती है, ताकि वह अन्य बचे हुए लोगों को आशा और हौसला दे सके और उन्हें दिखा सके कि वे अपनी सच्ची डरावनी कहानियों में अकेले नहीं हैं। नंबर 10। कैथरीन नाइट का पालन पोषण एक अस्वस्थ परिवार में हुआ, जहां उनका पिता हिंसक शराबी था और मां, पिता व अन्य पुरुष रिश्तेदारों के खिलाफ खड़ी होने से इनकार करती थी और इसके बजाय बारबरा रोवन अपनी बेटियों को बस सहन करने और शिकायत न करने की सलाह देती थी। ऐसी परवरिश का बच्चों पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। कैथरीन नाइट सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों में थीं। हाई स्कूल में उसे अकेली और बदमाशी करने वाली कहा जाता था, जो छोटे बच्चों पर हावी रहती थी। एक बार उसने स्कूल में एक लड़के पर हथियार से हमला किया था। गुस्से में न होने पर नाइट बेहतरीन छात्रा थी और अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार जीतती थी, लेकिन कोई भी शिक्षा उसके मन से वह दबी हिंसा नहीं निकाल सकी, जो उसके वयस्क जीवन तक रही। वयस्क होने पर नाइट एबरडीन, न्यू साउथ वेल्स चली गई, जहां वह मांस प्रसंस्करण की कुशल कामगार मानी जाती थी। अधिकतर उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी, पर वह अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। पहली शादी में झगड़े के बाद उसने गुस्से में पति की खोपड़ी फ्राइंग पैन से तोड़ दी। उसने एक और साथी के खिलाफ भी कैंची का इस्तेमाल किया था। सारे चेतावनी संकेत वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जिन साथियों के साथ वो रही, उन्होंने उन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। 1995 में जॉन प्राइस और कैथरीन नाइट एक साथ रहने लगे और प्राइस के पहले से ही 3 बच्चे थे, जो उसकी नई गर्लफ्रेंड को तुरंत पसंद करने लगे। अपने रिश्ते के 3 साल बाद दोनों के बीच प्राइस के कैथरीन नाइट से शादी करने से इनकार करने पर झगड़ा हुआ और बदले में उसने अपने पार्टनर द्वारा काम से चुराई गई कथित चीजों का वीडियो बना लिया और उसे उसके बॉस को भेज दिया। 17 साल की नौकरी के बाद उसे हटा दिया गया। उसी दिन उसने गर्लफ्रेंड को घर से निकाला, पर कुछ महीनों बाद रिश्ता फिर शुरू हो गया। हालांकि झगड़े बंद नहीं हुए, जिससे प्राइस के कई दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। पड़ोसियों और सहकर्मियों ने ऐसा ड्रामा न देखा था, न उम्मीद की थी, लेकिन नाइट अपने साथी के साथ दुर्व्यवहार करती थी और उसने साथी पर तेज चीज से हमला किया, जिससे उस पर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा। इसके बावजूद वे फिर साथ आ गए। 2000 तक प्राइस ने एक नई नौकरी शुरू कर दी थी और मार्च में सब कुछ एक आखिरी नाटकीय घटना में बिखर गया। 29 फरवरी को प्राइस ने सहकर्मियों से कहा, अगर वह अगले दिन नहीं आए तो पुलिस को बुला ले। 1 मार्च सुबह 6 बजे पड़ोसी उस आदमी की कार ड्राइववे में देखकर चिंतित हुए और जब वह काम पर नहीं पहुंचा तो उसके सहकर्मी उसे ढूंढने लगे। सहकर्मियों और पड़ोसियों ने मालिक का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजे पर लाल धब्बे देखकर उन्होंने पुलिस को बुलाया। घर पहुंचकर अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ दिया, बिना जाने कि उनके सामने कितना भयावह मंजर आने वाला है। अंदर नाइट खुद कोमा में थी, क्योंकि उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी
और प्राइस का खून पूरे घर को एक नए लाल रंग में रंग चुका था। जांच में आखिरकार पता चला खून कहां से आया था। हाल ही में लगाए गए मीट हुक पर एक इंसानी खाल टंगी हुई थी। प्राइस का खुला धड़ लाउंज में मिला, जिसका सिर गायब था। जांचकर्ता इस दृश्य से विचलित होकर गायब अंगों की खोज में लग गए। रसोई में उन्हें एक सलीके से सजा हुआ टेबल मिला, जिस पर बेक्ड आलू, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, कद्दू, ग्रेवी और ऐसे मांस की परोसने रखी थी जो किसी जानवर का नहीं था। चूल्हे पर रखा बर्तन छूने पर अभी भी गर्म था। ढक्कन धीरे से उठाया गया। अधिकारी अंदर झांके तो उन्होंने देखा कि आखिरी गुमशुदा टुकड़ा उन्हें देख रहा है। उसी समय नाइट को हथकड़ी लगाकर पुलिस वैन में बैठाया गया और जेल की कोठरी में ले जाया गया, जहां वह अदालत की तारीख का इंतजार कर रही थी। 2001 में एक मुकदमे में नाइट ने हत्या का दोष कबूल किया और इसके बाद जो सजा सुनाई गई वह ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में दर्ज हो गई। कैथरीन नाइट ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला थी जिन्हें बिना पैरोल उम्र कैद मिली और वे फिर कभी बाहर नहीं जा सकेंगी। नंबर 9। 12 अप्रैल 2022 की सुबह थी जब न्यूयॉर्क सिटी की रफ्तार पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। उस दिन सुबह 8:24 बजे से अगले 29 घंटों तक पूरे शहर में एक व्यापक तलाश चलती रही। अधिकारियों को उस व्यक्ति की तलाश थी जिसने दिन में खुल्लम खुल्ला अपराध किया। जिस व्यक्ति को वे ढूंढ रहे थे वह भारी शरीर वाला गंजा अफ्रीकी अमेरिकी था, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। 13 अप्रैल को दोपहर 1 बजे पुलिस को आखिरकार वह सूचना मिली जिससे अपराधी पकड़ा गया और न्याय मिला। ये सूचना ईस्ट विलेज के एक मैकडोनल्ड से आई थी और कॉल करने वाला खुद 62 वर्षीय संदिग्ध फ्रैंक रॉबर्ट जेम्स था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लोकेशन बताते ही जेम्स धीरे धीरे वहां से चले गए। अगले दिन दोपहर 1:40 बजे NYPD अधिकारी संदिग्ध को सेंट मार्क्स प्लेस और फर्स्ट एवेन्यू के कोने पर ढूंढ लेते हैं। उन्हें हथकड़ी लगाई गई और जेल खाने ले जाया गया। उस दिन जेम्स का किया वाकई चौंकाने वाला था। इसने हथियार नियंत्रण की आवश्यकता के महत्व को उजागर किया। इस घटना से आम यात्री सदमे में आ गए और कई ने काम पर जाने का दूसरा तरीका तलाशना शुरू किया। सुबह के व्यस्त समय में जेम्स निर्माण कार्यकर्ता की पोशाक में मैनहट्टन जाने वाली सबवे में चढ़ा। दर्जनों आम यात्री भी सबवे डिब्बे में घुस गए, ये जाने बिना कि उन पर कौन सा आतंक टूटने वाला है। हमलावर ने एक ग्लॉक 17 पिस्तौल निकाली और यात्रियों को डिब्बे के विपरीत तरफ धकेल दिया। उसने धुआं बम फोड़ दिए जिससे सबकी नजरें धुंधली हो गई। यात्री एक जगह सिमट गए जिससे उसे सीधा निशाना मिल गई। सेमी ऑटोमेटिक एक्सटेंडेड मैगजीन के साथ जेम्स ने ट्रिगर दबा दिया। उस हथियार से लगातार 32 गोलियों की तेज आवाज निकली जो ट्रेन के ब्रुकलिन के सनसेट पार्क स्टेशन में पहुंचते ही डिब्बे में गूंज उठी। घावों, भीड़ में लगी चोटों और धुएं के कारण 2 दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। चमत्कारिक रूप से किसी की मौत नहीं हुई। जांच में पता चला कि यह घटना, चाहे जेम्स कुछ भी कहे, पहले से सोची समझी थी। हमलावर ने कहा कि उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था और उसे सिजोफ्रेनिया का दौरा पड़ा था। हालांकि जेम्स को पहले ऐसा निदान मिल चुका था। उसकी गतिविधियां और घटना के बाद की हरकतें बताती हैं कि यह जानबूझकर किया गया था। आखिरकार जेम्स ने 11 आरोपों में दोष स्वीकार किया, जिनमें से 10 गोली लगने वाले 10 पीड़ितों में से हर एक के लिए एक थे और एक हिंसक अपराध के दौरान हथियार चलाने के लिए था। उसे बाद में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 8। जोआचिम गुज़मान एल चापो कभी धरती पर चलने वाले सबसे ताकतवर अपराधियों में से एक था। वह सिनालोआ कार्टेल का मुखिया था, जो 20वीं सदी के अंत में मेक्सिको की सबसे ताकतवर आपराधिक संगठन थी। गुज़मान का जन्म और पालन पोषण सिनालोआ के एक गरीब और दूर दराज इलाके में हुआ था, जो कई कुख्यात तस्करों की जन्मभूमि है। उसका आपराधिक करियर ग्वाडलाजारा कार्टेल से शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व तब मिगुएल गालार्डो कर रहे थे। गुज़मान जल्दी ही ऊंचे पदों तक पहुंचे और 1980 के दशक में कार्टेल बिखरते ही सिनालोआ संगठन के नेता बन गए। गुज़मान के मार्गदर्शन में
इस चालाक कार्टेल ने कुछ बेहद रचनात्मक तस्करी तकनीकें और कड़े उपाय विकसित किए। ऐसा ही एक उपाय था एयर कंडीशनर्ड सुरंगों का निर्माण, जो मेक्सिको अमेरिका सीमा के नीचे थी। उन्होंने मिर्च डिब्बों व फायर एक्सटिंग्विशर में छुपाकर हर तरह के नशीले पदार्थ अमेरिका भेजी। इन तरीकों से नशीली चीजों को अमेरिका में फेंका जा सकता था, जिससे अवैध पदार्थों का संकट पैदा हो गया। एल चापो इतने ताकतवर थे कि जेल में रहते हुए भी अपने साम्राज्य के मुखिया बन गए थे। 1993 में गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेक्सिको भेजा गया, जहां हत्या के आरोप से बरी हुए, लेकिन तस्करी व हथियार रखने का दोषी पाकर अधिकतम सुरक्षा जेल में 20 साल की सजा मिली। भ्रष्टाचार के कारण गुज़मान को रिश्वत देकर कई आजादियां मिली और जेल गार्ड उसकी मदद करते थे। जिस कंक्रीट पिंजरे में उसे बंद किया गया, वहीं से एल चापो ने साम्राज्य चलाया और 1995 में सिनालोआ कार्टेल का नेता बना। 2001 में 8 साल की सजा काटने के बाद उस अपराधी ने जेल गार्डों की मदद से फरार होने में सफलता पाई। 21वीं सदी की शुरुआत तक गुज़मान कोलंबिया और मेक्सिको से अमेरिका में तस्करी हो रहे नशीले पदार्थों के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। जांच रिपोर्टों के अनुसार वो उन अवैध पदार्थों का सबसे बड़ा तस्कर भी था। कुछ जांचों से पता चलता है कि उस सरगना की अनुमानित वार्षिक आय 3 अरब डॉलर थी। गुज़मान इतना मशहूर हो गया था कि उसकी हैसियत लोक कथाओं के स्तर तक पहुंच गई थी। उसे महिमा मंडित किया गया और हीरो माना गया, लेकिन अमेरिकी सरकार के लिए उसकी ऐसी छवि नहीं थी। उनके लिए वो जनता का दुश्मन था, जिसे पकड़ना जरूरी था। कई सालों तक वह गिरफ्तारी से बचता रहा, हालांकि उसे प्राथमिकता वाले लक्ष्य के रूप में नामित किया गया था। $5 मिलियन का इनाम घोषित होने के बाद भी समुदाय चुप रहा, जिससे कार्टेल की गतिविधियां चलती रहीं, जब तक फरवरी 2014 में उसे फिर से गिरफ्तार नहीं किया गया। वह छुपा हुआ था और डीईए और मैक्सिकन मरीन द्वारा कई हफ्तों तक चले अभियान में उसे ढूंढ निकाला गया। इस बार उसे ऑल्टीप्लानो जेल में रखा गया, जो उच्च सुरक्षा वाली थी। 11 जुलाई 2015 की रात वो फिर से भाग निकला। इस बार उसे गार्ड्स को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वह अपनी सेल में शावर के नीचे बने एक शाफ्ट के जरिए भाग गया। वह शाफ्ट 1 मील लंबी सुरंग में जाता था, जो एक निर्माण स्थल पर खत्म होती थी। 6 महीने तक एल चापो की तलाश फिर से जारी रही और जनवरी 2016 में उसे आखिरकार एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया गया और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया, जहां उस पर कई अपराधों का आरोप लगाया गया। उस पर तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की साजिश रचने का दोष सिद्ध हुआ। उसका मुकदमा 2018 में शुरू हुआ और 2019 तक उसे दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई, ताकि वो फिर कभी भाग ना सके। नंबर 7। 2020 में 54 वर्षीय मेट्रोपॉलिटन पुलिस सार्जेंट मैट रेटाना, जो रिटायरमेंट के करीब थे, घातक रूप से घायल हो गए। 25 सितंबर को 23 वर्षीय लुइस डी सूजा को गांजा रखने के आरोप में रोका गया था। अधिकारियों ने उसके पास छुपा प्राचीन कोल्ट रिवॉल्वर और गोलियां नहीं देखी। चूंकि क्रॉयडन के विंडमिल रोड पर कस्टडी स्वीट में मेटल डिटेक्टर नहीं थे, डी सूजा हथियारों को अंदर ले गया। दूसरी तलाशी में पीठ के पीछे हथकड़ी लगे हाथों के बावजूद डी सूजा ने रिवॉल्वर निकालकर रत्ताना के दिल और फेफड़े में गोली मार दी। दूसरी गोली रत्ताना की टांग में लगी। चौथी गोली डी सूजा की गर्दन में लगी और दिमाग को नुकसान पहुंचा। दोनों अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन रत्ताना की मौत हो गई, जो 2012 के बाद किसी ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की गोली मारकर की गई पहली हत्या थी। जांच में पता चला कि डी सूजा के बाजू के नीचे छुपा होल्स्टर था, जिसे अधिकारियों ने नहीं देखा। पुलिस का मानना है कि उसने वैन में रिवॉल्वर अपने हाथ में ले ली थी। नवंबर 2020 में गिरफ्तार डी सूजा पर अगले जून में हत्या का आरोप लगा। अप्रैल 2023 में डी सूजा ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है और उस समय उन्हें मेल्टडाउन हो रहा था। नॉर्थहैम्पटन क्राउन कोर्ट में मुकदमे के बाद डी सूजा को दोषी मानते हुए रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा दी गई।
जो सबसे गंभीर अपराधों के लिए सुरक्षित होती है, क्योंकि अपराध में योजना और पूर्व नियोजन बहुत अधिक पाया गया। उन्होंने अपील की, लेकिन वह खारिज हो गई। नंबर 6। 1960 में ब्रुकलिन में एक विज्ञापन कार्यकारी पिता और एक बॉलरूम डांसर मां के घर जन्मे कीथ रेनियर अपने माता पिता में से किसी के भी रास्ते पर नहीं चले। परिवार के सफर न्यूयॉर्क जाने के बाद रेनियर ने विज्ञान गणित में उत्कृष्टता पाई और कॉलेज में उच्च शिक्षा ली। कॉलेज के बाद उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामर व सलाहकार की नौकरी की, फिर अपनी कंपनी कंज्यूमर बायलाइन शुरू की। नियामकों की जांच में वह व्यवसाय पिरामिड योजना निकला और रेनियर को जुर्माना देना पड़ा। 8 साल बाद 1998 में उन्होंने एग्जीक्यूटिव सक्सेस प्रोग्राम्स, बाद में नेक्सिया नामक कंपनी बनाई, जो बाद में हिंसक अपराधों से जुड़ी। ये कार्यक्रम सेल्फ हेल्प एग्जीक्यूटिव कोचिंग के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही कहीं ज्यादा भयावह हो गया। कंपनी के भीतर एक उपसमूह छुपा हुआ था, जिसे डोमिनस ऑब्सेक्वियस सोरोरियम या DOS के नाम से जाना जाता था। एक गुप्त पंथ जिसमें रेनियर ने खुद को सेल्फ हेल्प गुरु के रूप में पेश किया और खुद को वैनगार्ड कहा। जो लोग अनजाने में कंपनी में शामिल होते थे, उन्हें रेनियर उनके साथ हेरफेर करता था और उन्हें काबू में रखता था, और अंततः वे उसके अनुयायियों का हिस्सा बन जाते थे। गुप्त समाज ने महिलाओं पर ब्रांडिंग की, जिसमें गुरु ने अपने नाम के अक्षर उनके शरीर पर अंकित किए। सिर्फ यही कृत्य ऐसे पंथ संगठनों के खतरों को उजागर करने के लिए काफी था। शक्ति का दुरुपयोग, लोगों के साथ हेरफेर और शोषण आत्मसुधार के नाम पर छुपा था, पर किसी को पता नहीं था कि वे किस भयानक चीज में फंस रहे हैं। ब्रांडिंग की अजीब मांग के साथ महिलाओं को झूठे कबूलनामे रिकॉर्ड करने और संगठन को आपत्तिजनक तस्वीरें देने के लिए मजबूर किया गया, ताकि वे भंडाफोड़ करने की कोशिश करें तो उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। कई वर्षों तक अलग अलग उम्र की महिलाओं को इस पंथ में फंसाया गया। कई की तस्करी हुई और उन्हें वैनगार्ड की इच्छा अनुसार काम करने को मजबूर किया गया। शारीरिक और मानसिक सजाएं इस पंथ में हावी थीं, जो आमतौर पर असहमति जताने वालों पर लागू की जाती थी। 1998 से लेकर 2017 तक रेनियर के अपराध चलते रहे, जब तक कि कई पीड़ितों और पूर्व सदस्यों ने आखिरकार इस राज को उजागर कर दिया। तुरंत ही एक जांच शुरू की गई और उसी साल खोजी पत्रकारों ने DOS के अस्तित्व की रिपोर्ट की और उसके भीतर हो रही अत्याचारों को उजागर किया। लेखों में ब्रांडिंग, थोपी गई डाइट और गुलामी पर चर्चा हुई। सार्वजनिक आक्रोश के बाद नेक्सिया और रेनियर के खिलाफ औपचारिक रूप से एक आपराधिक जांच शुरू की गई। शुरुआत में गुरु ने आरोपों से इनकार किया और मेक्सिको भागकर जांच में बाधा डाली, लेकिन अधिकारियों ने उसे ढूंढ निकाला और मार्च 2018 में आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ितों और पूर्व सदस्यों की गवाही के आधार पर आगे की जांच में रेनियर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में तस्करी का प्रयास, तस्करी की साजिश, संगठित आपराधिक कारोबार, उसे चलाने की साजिश, वायर फ्रॉड की साजिश और जबरन मजदूरी की साजिश शामिल थीं। अगले साल जून तक रेनियर को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और उसकी सुनवाई में सामने आई जानकारियों ने इस मामले को और भी भयावह बना दिया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अब वह कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। नंबर 5। 1980 में बीटल्स के सहनेता जॉन लेनन की 8 दिसंबर को उनके मैनहट्टन अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर हत्या कर दी गई थी। हमलावर मार्क डेविड चैपमैन ने लेनन और उनकी पत्नी योको ओनो पर घर लौटते समय हमला किया। चैपमैन, जो उसी दिन लेनन से डबल फैंटेसी एल्बम पर ऑटोग्राफ लेने मिला था, ने 38 स्पेशल रिवॉल्वर से लेनन को 4 बार गोली मारी। चैपमैन भागा नहीं, बल्कि पास ही बैठकर द कैचर इन द राय पढ़ने लगा। पुलिस पहुंची, चैपमैन को गिरफ्तार किया और लेनन को रूजवेल्ट अस्पताल ले गई, जहां रात 11:15 बजे उन्हें मृत घोषित किया गया। चैपमैन, जो हवाई का एक पूर्व सुरक्षा गार्ड था, बीटल्स और खासकर लेनन के प्रति जुनूनी था। वह अस्थिर हो गया और द कैचर इन द राय में उलझ गया। खुद को मुख्य किरदार होल्डन कॉलफील्ड से जोड़ने लगा, जो पाखंड से नफरत करता था।
चैपमैन ने उन लोगों की एक सूची बनाना शुरू कर दी जिन्हें वह मारना चाहता था, जिसमें लेनन भी शामिल था। उसने नौकरी छोड़ी, बंदूक खरीदी और न्यूयॉर्क गया। शुरुआती झिझक के बाद वह 6 दिसंबर को अपराध करने लौटा, जिसकी उसने महीनों योजना बनाई थी। जांच में पता चला कि चैपमैन ने लेनन को प्रसिद्धि पाने और उसकी कथित पाखंडिता के कारण मारा। खासकर लेनन की वो टिप्पणी कि बीटल्स यीशु से ज्यादा लोकप्रिय है, जिसे चैपमैन ने उनके गाने गॉड से विरोधाभासी पाया, और वह भव्य जीवन शैली जो इमेजिन के बोलों से विरोधाभासी लगती थी, जैसे कोई संपत्ति न हो। संभावित सिजोफ्रेनिया के निदान के बावजूद चैपमैन ने जून 1981 में द्वितीय श्रेणी की हत्या का दोष स्वीकार किया, यह कहते हुए कि वह प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा था। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। 2000 से पेरोल के लिए पात्र होने के बावजूद उसकी रिहाई 14 बार खारिज की जा चुकी है और उसकी अगली सुनवाई 2027 में होगी। नंबर 4। 1987 में केंट के टनब्रिज वेल्स में 2 शव मिले थे। पीड़ितों में 25 वर्षीय वेंडी नेल और 20 वर्षीय कैरोलिन पियर्स थी। 2 अलग अलग हमलों में एक अज्ञात हमलावर ने उन्हें मार डाला, जिसका नाम दशकों तक सामने नहीं आया। नेल और पियर्स के मामलों में इंसाफ नहीं मिला और समुदाय 2 निर्दोषों के खिलाफ जघन्य घटना को समझने में संघर्ष करता रहा। तकनीक की कमी के कारण घटनास्थल से मिले डीएनए नमूने सिर्फ सुरक्षित रखे गए ताकि भविष्य में अपराधी से जोड़ा जा सके। 2020 तक दुनिया को उस पागल आदमी के बारे में पता नहीं चला, लेकिन उससे पहले और भी कई अत्याचारों ने उसकी तस्वीर को और भयानक बना दिया, जिससे उसे मुर्दा घर का राक्षस नाम मिला। 2007 में इस पुराने अनसुलझे मामले की समीक्षा में पता चला कि अपराधी का डीएनए दोनों अपराध स्थलों से मेल खाता है। इससे यह संकेत मिला कि दोनों अलग अलग हमले वास्तव में एक ही हमलावर द्वारा किए गए थे। हालांकि इस बड़ी सफलता के बावजूद उस डीएनए के मालिक की पहचान 2020 तक अज्ञात ही रही। जब 3 दशक पुराने मामले की फिर से जांच की गई तो आखिरकार इस सब के पीछे छिपा व्यक्ति सामने आ गया। दिसंबर 2020 में 67 वर्षीय डेविड फुलर को हथकड़ी लगाई गई और जेल की कोठरी में ले जाया गया। उसे जल्दी ही उस अपराधी के रूप में पहचाना गया जिसने 1987 में 2 महिलाओं की हत्या की थी। उस समय किसी को पता नहीं था, लेकिन यह मामला और भी ज्यादा परेशान करने वाला होने वाला था। फुलर ने न सिर्फ इन 2 महिलाओं की हत्या की, बल्कि वो कई और भयानक अपराधों के लिए भी जिम्मेदार था, जिन्हें उसने 12 साल की अवधि में अंजाम दिया, और उन अपराधों को रिकॉर्ड भी किया जो बाद में उसके खिलाफ मुकदमे में इस्तेमाल किए गए। उन 12 वर्षों के दौरान फुलर टनब्रिज वेल्स में स्थित 2 अलग अलग अस्पतालों, केंट और ससेक्स अस्पताल और टनब्रिज वेल्स अस्पताल में एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम कर रहा था। इन दोनों अस्पतालों में उसे हर जगह प्रवेश की अनुमति वाला स्वाइप कार्ड मिला था, जिससे वह हर क्षेत्र, यहां तक कि मुर्दा घर में भी जा सकता था। मुर्दा घर वही अपराध स्थल था जहां फुलर ने महिलाओं के खिलाफ अगले 101 अपराध किए और कोई भी आयु वर्ग इससे अछूता नहीं रहा। विक्षिप्त अस्पताल के इलेक्ट्रीशियन फुलर एक शव से दूसरे शव तक गया। वे पीड़ित जो दुर्घटनाओं, ऑपरेशन थिएटर या टर्मिनल वार्ड्स में दम तोड़ चुके थे, उन पर हमला करता रहा और बंद फ्रिज के दरवाजों के पीछे अकल्पनीय तबाही मचाता रहा। पोस्टमार्टम रूम में कोई सीसीटीवी नहीं था ताकि मरीजों की गरिमा बनी रहे। कम से कम यही मंशा थी। सौभाग्य से फुलर को उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए निगरानी फुटेज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हीथफील्ड स्थित उसके घर में उसके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव ही पर्याप्त सबूत थी। 8,18,051 तस्वीरें और 504 वीडियो उसके अत्याचार की भयावहता और महिलाओं का लगातार शोषण करने और उनकी हत्या करने में उसकी रुचि को उजागर करते हैं। 71 वर्षीय मुर्दा घर का राक्षस अब एक सेल में माइकल स्टोन और वेन कजिन्स के साथ बैठा है, और इन तीनों में से कोई भी अब कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। नंबर 3। मई 2023 की एक शांत सोमवार सुबह ठीक 10 बजे से पहले आपातकालीन कर्मियों को डाल्टन में एक भयावह घटना स्थल पर बुलाया गया। मौके पर 2 शव मिले जिन पर कई चोटों के निशान थे और वे बिना हिले पड़े थे।
दोनों को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे 25 वर्षीय स्टीफन हार्नेट और 27 वर्षीय केटी हिगडन थे, जिन्होंने हाल ही में डेटिंग शुरू की थी। संपत्ति पर केटी के 4 बच्चे थे, जिन्होंने अपराध नहीं देखा, लेकिन शायद डर के कारण छुपकर सब कुछ सुना। तत्काल संदिग्ध न होने पर पुलिस ने जानकारी के लिए अपील की और मदद की उम्मीद जताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला पीड़ितों ने साहसी लड़ाई लड़ी थी। केटी के शरीर पर 99 घाव मिले, जिनमें 20 से ज्यादा चेहरे पर थे और सभी किसी तेज हथियार से बनाए गए थे। स्टीफन को 24 घाव दिए गए थे और उसे अपनी साथी के साथ उन घावों से दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। कई दिन बीत गए इससे पहले कि पुलिस ने आखिरकार एक संभावित संदिग्ध को पकड़ा और उसे हिरासत में लिया, जबकि जांच जारी रही। जैसे जैसे मामला खुला, एक परेशान करने वाली दोहरे हत्याकांड की सच्चाई सामने आई। केटी के पूर्व प्रेमी ने जासूस का ध्यान खींचा। 35 वर्षीय मार्कस ऑसबॉर्न का घरेलू हिंसा का इतिहास था, खासकर अपनी पहली पीड़िता के साथ। हत्या की घटनाओं के होने से कुछ दिन पहले ही उसे जमानत पर रिहा किया गया था। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि ऑसबॉर्न ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, और उस दिन जैसे ही वह सिनेमा में डेट से घर लौट रही थी, ठीक वही हुआ जिसकी आशंका थी। निर्दयी हमलावर ने हडर्सफील्ड के घर में जबरन घुसकर केटी पर हमला किया और उसकी जान ले ली। उसने फिर उसके फोन और स्नैपचैट अकाउंट का इस्तेमाल करके अपनी अगली शिकार को घटनास्थल पर फुसलाकर बुलाया। स्टीफन को अचानक दबोच लिया गया और कुछ ही सेकंड में उसकी हत्या कर दी गई। कथित तौर पर ऑसबॉर्न ने कहा कि अब रोमियो और जूलियट साथ मर सकते हैं। यह साफ था कि वह पागलपन भरी जलन से पूरी तरह घिर गया था। दोनों हमलों के बाद उसने एक और महिला का अपहरण कर उसी घर लाया, जहां उसे मारपीट कर शाम भर चाकू की नोक पर बंधक रखा। अजीब बात यह थी कि वह पड़ोसियों को भी बुलाने की कोशिश करता था ताकि वे लाशों को देख सके। यह निश्चित नहीं है कि उनमें से किसी ने उसका यह निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं। ऑसबॉर्न को अपनी 2 अन्य पूर्व साथियों के खिलाफ हिंसक अपराधों में कई बार दोषी ठहराया जा चुका था। मार्च 2024 में उसने प्रथम श्रेणी के 2 हत्या के मामलों, एक हमले के मामले और एक गैर कानूनी कैद के मामले में दोषी होने की बात कबूल की। मुकदमा लीड्स क्राउन कोर्ट में चला, जहां उसे पूरी उम्र के लिए जेल में रखने का आदेश मिला, ताकि उसकी बेकाबू हिंसा अब लोहे की सलाखों के पीछे ही रहे। नंबर 2, 20 जुलाई 2012 को कोलोराडो के ऑरोरा में सेंचुरी 16 मल्टीप्लेक्स में द डार्क नाइट राइजेस की आधी रात की स्क्रीनिंग के दौरान 24 वर्षीय जेम्स होम्स एक आपातकालीन निकास से थिएटर 9 में घुसा। फिल्म शुरू होने के 30 मिनट बाद नकाबपोश हमलावर, जो सुरक्षात्मक गियर पहने हुए था, ने दृश्यता कम करने के लिए धुएं के ग्रेनेड फेंके और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। उसके पास कई हथियार थे, जिनमें एक 12 गेज रिमिंगटन 870, एक स्मिथ एंड वेसन M&P 15 और एक 0.40 कैलिबर ब्लॉक 22 शामिल थे। हमले में 76 गोलियां चलाई गई, जिससे 12 सिनेमा देखने वालों की जान चली गई और 70 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने होम्स को मौके पर पकड़ लिया, जहां उसने खुद को जोकर बताया और अपने अपार्टमेंट में बिछाए गए विस्फोटक जालों की चेतावनी दी। बाद में विस्फोटक दस्तों ने ट्रिप वायर से जुड़े हुए बड़ी मात्रा में विस्फोटक उपकरण पाए, जो अगर फट जाते तो अपार्टमेंट और आसपास के हिस्सों को तबाह कर देते। पिछले 60 दिनों में होम्स ने 4 बंदूकें और 6000 गोलियां खरीदी थी, जो इस अपराध की पूर्व नियोजित प्रकृति को दर्शाता है। 2 साल की जांच और मुकदमे के बाद, जो 7 अगस्त 2015 को खत्म हुआ, होम्स को मौत की सजा से इसलिए बचा लिया गया क्योंकि जूरी सर्वसम्मति से फैसला नहीं ले पाई। इसके बजाय उसे 12 उम्र कैद की सजा और 3318 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें पैरोल की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस समय इसे अमेरिका की सबसे घातक बंदूक से जुड़ी घटना माना गया था। नंबर 1, जोआन डेनी हारपेंडन में पली बढ़ी और वकील बनना चाहती थी। किशोरावस्था में स्कूल से गायब रहने लगी और नशे का सेवन करने लगी। बाद में वह अपने से बड़े जॉन ट्रेनर के साथ भाग गई और मिल्टन कीन्स में उनके बच्चे हुए।
उनका रिश्ता उथल पुथल भरा था क्योंकि जोआन के कई अफेयर थे। वो अक्सर गायब रहती थी और हिंसा बढ़ रही थी। वो खंजर रखती थी और हत्या की इच्छा भी जताती थी। 2009 में ट्रेनर बच्चों को लेकर भाग गए, जिससे जोआन डेनी का आपराधिक न्याय और मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ाव शुरू हुआ। 2012 में जोआन डेनी को असामाजिक व्यक्तित्व विकार और अन्य मानसिक रोगों का निदान हुआ, जिसके बाद वह हिंसक और अप्रत्याशित हो गई। 19 से 29 मार्च 2013 तक जोआन डेनी ने पीटरबरो में 10 दिनों में 3 पुरुषों की चाकू मारकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी डेवलपर केविन ली, जिनके साथ वो रोमांटिक संबंध में थी, पोलैंड के नागरिक लुकास स्लाबोशेव्स्की और उनके सहनिवासी जॉन चैपमैन। डिच स्लेयर कहे जाने वाले डेनी को 2 अप्रैल 2013 को गिरफ्तार कर नवंबर में दोषी ठहराया गया। 3 हत्याओं के साथ उस पर 2 हत्या के प्रयास के भी आरोप लगे, जिसमें उसने हेयरफोर्ड में 2 पुरुषों पर बेतरतीब ढंग से हमला किया। उसने इन अपराधों को मजेदार और लुभावना कहा। उसने सभी आरोपों में दोष स्वीकार किया। यह माना कि उसने खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया था और कथित तौर पर मनोरंजन के लिए कम से कम 9 लोगों की जान लेने का इरादा रखा था। अपने मानसिक विकारों के बावजूद डैनी को ओल्ड बेली में पूरी उम्र की सजा सुनाई गई, जिससे वह कभी रिहा नहीं हो सकेगी। वह यूके में यह सजा पाने वाली तीसरी महिला बनी। वो फिलहाल लो न्यूटन जेल में बंद है। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। लेकिन मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।